जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपके सारे सब्जेक्ट की और सारे सेमेस्टर की तैयारी लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से कराई जाती है। तो एक बार चैनल पर विजिट करके ज़रूर देख ले दोस्तों। उसके बाद सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप 6 सेमेस्टर में भी मेरे साथ जुड़े रहें। ठीक है, चले आज की क्लास में क्या है सर जी। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र। पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 है। ठीक है, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में आपको दो दो पेपर देने पड़ते हैं, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो प्रत्येक सब्जेक्ट के दो दो पेपर होते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर 1 है। पेपर का नाम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स यूके यूएसए स्विट्जरलैंड एंड चाइना। ठीक है, तुलनात्मक सरकार और राजनीति यूके यूएसए स्विट्जरलैंड और चीन। जो आप लोगों का न्यू बैच स्टार्ट हो गया दोस्तों, एग्जाम 2024, एग्जाम 2025 और ये जो क्लास है 2026-2027 एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। मैं आगे आपकी बात करता हूँ। इसमें जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, इनका पेपर कोड है पॉलिटिकल साइंस का POL 301। आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, चले ये मॉडल पेपर 1 है, क्लास 1 है आपका। अच्छा, आज के इस क्लास में थोड़ा सा ही प्रश्न है। ठीक है, देखें आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर विथ नोट्स। ठीक है, अच्छा यदि आप लोग नोट्स और PDF पाना चाहते हो तो क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो के ठीक नीचे आपको PDF मिलता है, डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से आपका रिवीजन भी होता रहेगा और जो इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं ये बिल्कुल फ्री में उपलब्ध होते हैं, वो PDF में ही होते हैं। तो PDF के साथ आपको मिल जाएंगे नोट्स भी। ठीक है, तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा और PDF भी आपको मिल जाएगा और नोट्स भी। ठीक है, चले इसमें मैं बात करूं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है। अभी हाल ही में अभी 3 तारीख को न्यूज आई है, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ में। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे। जो माँ सुकुमारी यूनिवर्सिटी है, यहाँ भी ऑब्जेक्टिव होंगे आपके। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी लगभग आपके मान के चले तो 40% कॉलेज में ऑब्जेक्टिव होंगे और 60% कॉलेज में आपके लिखित एग्जाम होंगे और सेमेस्टर के, यानी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ के। ठीक है, चलिए भारत में आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे उत्तर प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पूछते हैं सर जी क्या हम इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं यदि आप बिहार यूनिवर्सिटी से हैं। तो यदि आपका जो सिलेबस है, सब्जेक्ट है और पेपर का नाम है सेम है तो आप बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, प्रश्न आपके ठीक इसी तरह से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस आपको पढ़ाए जाएंगे, तो बिहार का अलग और उत्तर प्रदेश का अलग थोड़ी ना पढ़ाया जाता है। ठीक है, वो भारत में ही है तो इंटरनेशनल रिलेशंस का बुक एक ही होता है। ठीक है बाबू, चले अब बात करते हैं इसमें क्लास की साथियों। तो क्लास में इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। देखें इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है। तो दल विहीन लोकतंत्र की जो अवधारणा है ये JP नारायण ने प्रस्तुत की है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों ये आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को आगे ज़रूर सेंड करेंगे व्हाट्सएप पर, ताकि और भी बच्चे जुड़ने का प्रयास करें। अगर आपके पास कोई दोस्त नहीं है, शेयर नहीं कर पाते हैं, तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से क्या होता है सर जी, तो लाइक करने से ये होता है जो यूट्यूब होता है ये क्लास को रिकमेंड करता है बाकी बच्चों के पास। ठीक है, चले दूसरा प्रश्न आपका क्या है, प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। तो ये जनता में निहित होती है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, ध्यान रखेंगे इसमें पिछले साल जो है पॉलिटिकल साइंस में UCG नेट के प्रश्न पूछे जा रहे थे, काफ़ी हार्ड प्रश्न आए थे। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूंगा जल्द ही, 20 तारीख के बाद आपको क्वेश्चन पेपर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चले तीसरा प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है ये। तो इसके लेखक हैं एडम स्मिथ, ए ऑप्शन आपका राइट है। चले पूछा जाता है कि वेल्थ ऑफ नेशंस का पहला प्रकाशन कब हुआ था, 1776 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे स्मिथ के जीवन काल के दौरान द वेल्थ ऑफ नेशंस के 5 संस्करण प्रकाशित हुए थे। पहला 1776 में, दूसरा 1778 में, तीसरा 1784 में और चौथा 1786 और पांचवा 1789 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलें चौथा प्रश्न आपका पूछा गया है, किसे आर्थिक उदारवाद की बाइबल कहा जाता है। तो वेल्थ ऑफ नेशंस को आर्थिक उदारवाद का बाइबल कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए, पांचवा प्रश्न आपका पूछा गया है, उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है सामाजिक न्याय, राष्ट्रवाद, व्यक्तित्व का स्वतंत्रता या फिर समानता। उदारवाद का मौलिक सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है, व्यक्तित्व स्वतंत्रता। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछा गया है, यह किसने कहा है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था, उदारवाद कुछ सिद्धांतों का समूह मात्र ही नहीं अपितु दिमाग में रहने वाली एक चित्र प्रकृति है। तो इसको कहने वाले विद्वान जो थे H.J. लास्की थे। ठीक है, लास्की महोदय ने कहा था कि जो उदारवाद है कुछ सिद्धांतों का समूह मात्र नहीं है, ये दिमाग में रहने वाली एक चित्र प्रकृति भी है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सातवां प्रश्न आपका पूछा गया है, उदारवाद एक दर्शन है जो अधिकतम पनपा इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में या फिर अमेरिका में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में उदारवाद सबसे ज़्यादा पनपा था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 7 का। प्रश्न नंबर 8 आपका क्या पूछा गया है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलें, उदारवाद एक निश्चित सिद्धांत बना 17वीं शताब्दी में। उदारवाद एक निश्चित सिद्धांत बना था। ठीक है, 17वीं शताब्दी में। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, 9वां प्रश्न आपका पूछा गया है, इंग्लैंड में उदारवाद का प्रमुख प्रवक्ता था थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जॉन बेंथम या फिर हेगल। कौन थे इंग्लैंड में उदारवाद के प्रमुख प्रवक्ता, कौन थे भैया? बिल्कुल, जॉन लॉक इंग्लैंड में उदारवाद के प्रमुख प्रवक्ता थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 10 आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विचारक नव उदारवादी नहीं है? देखिए, जो C.H. ग्रीन है, ठीक है, यह एक राजनीतिक नव उदारवादी नहीं है। ठीक है, राजनीतिक विचारक नव उदारवादी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी फ्राइडमैन, हेयक और नोजिक ये सभी नव उदारवादी विचारक हैं। ठीक है, चले राजनीति के। प्रश्न नंबर 11 है, निर्भरता सिद्धांत। ठीक है, निर्भरता सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? निर्भरता सिद्धांत को नव मार्क्सवादी ने प्रतिपादित किया। ए ऑप्शन आपका राइट है। सर जी, निर्भरता सिद्धांत क्या होता है? अच्छा बाबू, ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। देखें, निर्भरता सिद्धांत क्या होता है, तो ये आर्थिक पिछड़ेपन को समझने का एक दृष्टिकोण जो वैश्विक राजनीति और आर्थिक व्यवस्था द्वारा लगाए गए कथित बाधाओं पर जोर देता है, आर्थिक निर्भरता सिद्धांत। ठीक है, चलें, 12 नंबर प्रश्न है आपका, उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य। तो उदारवादी सिद्धांत के अनुसार जो राज्य है किसी साध्य के लिए एक साधन होता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा गया है, किस राजनीतिक चिंतन ने राजनीति को अधिपति विज्ञान यानी मास्टर साइंस कहा था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। तो अरस्तु महोदय ने राजनीति विज्ञान को, ठीक है, मास्टर साइंस कहा था। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया है, निम्नांकित में से किसी देश की तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए किसी एक को चुना जाएगा? राजनीतिक दल को, सेना को या फिर संसद को? ते इन तीनों को, ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए इन तीनों को चुना जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 14 का। प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा गया है, किस राजनीति वैज्ञानिक ने राजनीति को मूल्यों का आधिकारिक आवंटन के रूप में परिभाषित किया? तो डेविड स्टन है वो। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 16 आपका क्या पूछा गया है, सर्वप्रथम किस चिंतक ने तुलनात्मक विधि का उपयोग किया था? अरस्तु महोदय ने, बेंथम ने, सुकरात ने या फिर प्लेटो ने? सबसे पहले किसने, बताइए, किसने तुलनात्मक विधि का उपयोग किया था सबसे पहले? अरस्तु महोदय ने। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। बिल्कुल एकदम आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, 17वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा तुलनात्मक राजनीति एवं सरकार के विषय क्षेत्र में आता है? देखिए, जो राजनीतिक अनुभव है, राजनीतिक संस्थान जो हैं, जो राजनीतिक व्यवहार है, जो राजनीतिक बिहेवियर है, ये सभी क्या हैं? ये सभी तुलनात्मक राजनीति और सरकार के विषय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा गया है, राजनीति किस भाषा से निकला है? तो जो राजनीति है वो ग्रीक भाषा से, ग्रीक शब्द से निकला है। ये ऑप्शन आपका राइट है। पूछा जाता है राजनीति किस शब्द से बना है, तो ध्यान रखेंगे ग्रीक शब्द से ये निकला है। और ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो राजनीति शब्द की उत्पत्ति है यूनानी भाषा के शब्द
पॉलिश से हुई है, इसका अर्थ है नगर या राज्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, यूनानी भाषा के, ठीक है, दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। ठीक है, देखिए, निवेश निर्गत उपागम किसके द्वारा विकसित किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डेविड स्टन के द्वारा निवेश निर्गत उपागम को विकसित किया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया है, किस राजनीतिक वैज्ञानिक ने राजनीति को मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के रूप में परिभाषित किया? तो ये डेविड स्टन ने किया था भैया, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 21 आपका क्या पूछा गया है, इनपुट आउटपुट दृष्टिकोण किसके द्वारा विकसित किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये वासिली लियोनटिफ के द्वारा इनपुट आउटपुट दृष्टिकोण विकसित किया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, 22 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, कौन पारंपरिक दृष्टिकोण के लिए प्रासंगिक नहीं है? तो जो व्यवहार है ये पारंपरिक दृष्टिकोण के लिए प्रासंगिक नहीं है। दार्शनिक, संस्थागत और ऐतिहासिक ये पारंपरिक दृष्टिकोण के लिए पारंपरिक होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 पूछा गया है आपका, विकासवादी उपागम को इस रूप में भी जाना जाता है। विकासवादी उपागम को किस रूप में जाना जाता है भैया? बिल्कुल, जो विकासवादी उपागम है इसको ऐतिहासिक दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 24 है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। ए ऑप्शन आपका राइट है। इनका शासनकाल भी पूछता है आपके एग्जाम में, इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कब से कब तक इनका शासनकाल रहा। ठीक है, चले, निम्न में से किसने राजनीति के अध्ययन के लिए कानूनी दृष्टिकोण नहीं अपनाया है? तो इसमें जो आपके मैं बता दूं, जो हरमन फाइनर थे, ठीक है, ये कानूनी दृष्टिकोण को नहीं अपनाए थे राजनीति अध्ययन के लिए। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा गया है, राजनीतिक संस्कृति में परिवर्तन बार बार होता है, हर पीढ़ी के साथ होता है, राजनीतिक संस्कृति में परिवर्तन बहुत जल्दी होता है या बहुत धीरे होता है? बताइए। राजनीतिक संस्कृति में परिवर्तन बार बार होता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 आपका पूछा गया है, निम्नांकित में से किसका कथन है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये किसने कहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पद में सम्राट एवं प्रधानमंत्री दोनों के पद शामिल हैं? तो ये ब्रोगन ने कहा था। ठीक है, ब्रोगन ने क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था कि जो अमेरिका है इसके राष्ट्रपति का जो पद है उसमें सम्राट एवं प्रधानमंत्री दोनों के पद शामिल होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है, ब्रोगन महोदय। चलिए, 28 नंबर प्रश्न आपका क्या है, राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कार्यपालिका आदेश शक्ति का प्रयोग कितनी बार किया? तो इन्होंने कुल 3504 बार किया था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, 29 नंबर प्रश्न आपका क्या है, अमेरिका में नवनियुक्त राष्ट्रपति अपना कार्यकाल 20 जनवरी से प्रारंभ करता है, यह प्रावधान किस संविधान संशोधन में है? तो यह प्रावधान जो है 20वें संविधान संशोधन में है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 30 आपका क्या पूछा गया है, राष्ट्रपति के विषय में निम्नांकित में से किसका कथन है कि संविधान में राष्ट्रपति को विधायी प्रक्रिया के प्रारंभ और अंत में स्थान दिया गया है? तो ये जो स्टेटमेंट है ये पॉटर का है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 31 क्या पूछा गया है, ध्यानपूर्वक देखेंगे, राष्ट्रपति पद की योग्यता और शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में एक छोटे से वाक्य में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 2 में किया गया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 32 आपका क्या पूछा गया भैया, राष्ट्रपति के विषय में निम्नांकित में से किसने कहा है कि, यह स्टेटमेंट किसने कहा है राष्ट्रपति के बारे में कि यह विश्व का सबसे महान शासक है? राष्ट्रपति के बारे में यह वाक्य किसने कहा था? तो आग महोदय ने कहा था। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 आपका क्या पूछा गया भैया, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है? तो राष्ट्रपति पद की शेष बची अवधि तक। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 34 आपका क्या पूछा गया है, अमेरिकन राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर विचार करने के लिए कितने दिन का समय मिलता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अमेरिकन राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर विचार करने के लिए कितने दिन का समय मिलता है भैया, बताइए सभी लोग। बिल्कुल 10 दिन का समय मिलता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 35 आपका पूछा गया है, अमेरिकन सीनेट निम्नांकित में से कौन सा सदन है। अमेरिकी सीनेट जो है यह एक अस्थाई सदन है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 36 आपका क्या पूछा गया है, 36, सीनेट का सत्र 3 जनवरी से प्रारंभ होता है और कम से कम वर्ष में कितनी बैठक होनी चाहिए। ठीक है भैया, देखें जो सीनेट है ये इसका सत्र 3 जनवरी से प्रारंभ होता है अमेरिकी सीनेट का। ठीक है, इसका कम से कम एक वर्ष में कितनी बैठक होनी चाहिए, तो एक वर्ष में कम से कम एक बैठक होनी चाहिए। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, देखें थोड़ा नवरात्रि का समय है तो थोड़ा शोर शराबा है, थोड़ा मैनेज करेंगे आप लोग। ठीक है, चलें क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट कराना है, नवंबर दिसंबर में आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलें सीनेट में अमेरिका के प्रत्येक राज्यों से कितने सदस्य लिए जाते हैं। तो जो अमेरिका का सीनेट है दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका के हर राज्य से 2 सदस्य लिए जाते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 38 आपका क्या पूछा गया है, संसद के सदस्यों की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है भैया, और वह कितने वर्षों तक अमेरिका में लगातार रहा हो तथा नागरिक हो। तो यह जो है 7 वर्ष तक रहा हो या फिर नागरिक हो। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 38 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 39 आपका क्या पूछा गया है, संसद का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, यह प्रावधान किस संविधान संशोधन में है। तो यह 14वें संविधान संशोधन में है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा गया है, अमेरिका में किसी विधेयक को समिति के पास कब भेजा जाता है। तो द्वितीय वाचन के पूर्व भेजा जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 40 का। चले अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 41 है आपका, निम्नांकित में से किस देश में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो देखें अमेरिका में जो है जो कार्यपालिका होती है विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 42 आपका क्या पूछा गया है, फिलिबस्टरिंग कहाँ पाई जाती है। तो फिलिबस्टरिंग जो होती है साथियों यह सीनेट में पाई जाती है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 43 आपका क्या पूछा गया है, सीनेट का पदेन अध्यक्ष निम्नांकित में से कौन होता है। तो यह उपराष्ट्रपति होता है, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 43 का। ठीक है, थोड़ा शोर ज़्यादा हो रहा है तो जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 44 आपका, कार्ल मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक परिवर्तन होते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक परिवर्तन द्वंद्वात्मक के नियम से होते हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 45 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित कथन किसका है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो ये स्टेटमेंट है कार्ल मार्क्स का। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 46 आपका क्या पूछा गया भैया, कार्ल मार्क्स के अनुसार उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन क्या था। तो यह एक काल्पनिक था, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 47 देखें क्या पूछा गया है, कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में कितने वर्ग होते हैं। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार जो है दोस्तों समाज में 2 वर्ग होते हैं। कौन कौन से, एक होता है सर्वहारा वर्ग और दूसरा होता है पूंजीपति वर्ग। ठीक है, चलें अगला प्रश्न देखेंगे 48 नंबर आपका क्या पूछा गया है, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इस पुस्तक को लिखने वाले व्लादिमीर लेनिन है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 49 आपका पूछा गया है, अपने शरीर तथा मस्तिष्क पर व्यक्ति की प्रभुत्व शक्ति असीम है, यह किसका कथन है। तो यह कार्ल मार्क्स का कथन है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 आपका इसमें पूछा गया है, कार्ल मार्क्स, ठीक है, जो कार्ल मार्क्स महोदय हैं इनका अंतिम लक्ष्य क्या था। तो वर्गहीन समाज की स्थापना करना, यानी जो समाज है इसमें कोई भी वर्ग ना हो। ठीक है, ऐसा स्थापना करना था इनका कार्ल मार्क्स का। जल्दी मिलते हैं आपके मॉडल पेपर 2 में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।